नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। हीरालाल, कविता जी, मुनेश, ओम प्रकाश, अजय, अभिषेक, धनंजय, मुस्कान, शिव कुमार, प्रियंका, सीमा, अर्पिता, पवन, प्रदीप, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। जिन बच्चों का नाम नहीं लिया है उन सभी को भी गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्य काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। बेटा, आप जानते हो कि मैं आपको पढ़ा रही हूं मुगल डायनेस्टी या मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य, आप कुछ भी कह सकते हैं। और इस मुगल साम्राज्य में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अकबर। ठीक है, मुगल एम्पायर प्यारे बच्चों मैं आपको करा रही हूं मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य। ठीक है, और इस मुगल साम्राज्य में हम क्या पढ़ रहे हैं मैम? इसमें हम पढ़ रहे हैं अकबर के बारे में, जिसका शासनकाल 1556 से और 1605 तक था। कल मैंने आपको बता दिया था कि जो अकबर है, अकबर की जब हम बात करते हैं तो अकबर के समय पर आपको पता है कि इसका राज्याभिषेक कालानौर पंजाब में हुआ, बैरम खां के संरक्षण में हुआ था। आपको मैं ये भी बता दूं प्यारे बच्चे कि जो अकबर है ये एक अनपढ़ शासक था। ठीक है, इलिटरेट हम कह सकते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ शासक था। ऐसा नहीं था कि इसके लिए जो टीचर्स हैं, मतलब जो शिक्षक हैं, वो नहीं आए थे, लेकिन ये पढ़ा ही नहीं। तो ये भी पूछा जाता है कि आपका कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था? तो अकबर जो है वो एक अनपढ़ शासक था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और आपको ये भी पता है कि यहां पर अब मैं आपको यहां पे क्या बताने वाली हूं? तो मैं आपको यहां पर बताने वाली हूं आपका पानीपत का दूसरा युद्ध, है ना। पानीपत का दूसरा युद्ध क्यों हुआ था, क्या कारण था? पानीपत का दूसरा युद्ध, जल्दी से मुझे बताओ, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? मैं आपको अब यहां पढ़ाने वाली हूं पानीपत का दूसरा युद्ध, यानी कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो हुआ था 5 नवंबर 1556 को। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और मैंने आपको कल इसके बारे में पूरी कहानी सुनाई थी। ये किस किस के बीच हुआ था? तो मैम एक तरफ तो अकबर का नाम आता है और दूसरी तरफ हेमू का नाम आता है। हेमू जिसे हम हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, जो आपका आदिल शाह का कौन था? तो आप कहोगे मैम वजीर के रूप में इसको नियुक्त किया था। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि अकबर की तरफ से वास्तविक नेतृत्व किसका था? रियलिटी में इस युद्ध में अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? क्योंकि अकबर तो इस समय पर बच्चा था, तो वास्तविक नेतृत्व कर रहे थे बेटा जी बैरम खां। ठीक है, बैरम खां, जिन्हें अकबर खान बाबा के नाम से भी जानता था, जिन्हें अकबर खान बाबा के नाम से, वेरी गुड मैम, 1526 में, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार। अब यहाँ पे हेमू कौन था? तो मैंने आपको बताया था सूर्यवंश में एक शासक हुआ था आदिल शाह, तो ये आदिल शाह का वजीर था। कौन था ये? थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊं तो मैम ये आदिल शाह का वजीर था। अब इस हेमू ने क्या किया था जो युद्ध यहां पर हुआ? तो आपको मैं बता दूं कि हेमू ने हुमायूं की मृत्यु के बाद, हुमायूं की मृत्यु के बाद स्वयं को शासक घोषित कर दिया। स्वयं को शासक घोषित, और यही इस युद्ध का कारण था। ठीक है, स्वयं को शासक घोषित कर दिया था। और किस ईयर में किया था? 1556 में ही किया था। हुमायूं की मृत्यु की खबर लगते ही इसने खुद को क्या कर दिया? खुद को मैम दिल्ली और आगरा का शासक घोषित कर दिया था, और यही कारण था कि इनके बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पर अगर हम इस युद्ध के रिजल्ट की बात करते हैं तो बैरम खां की जीत हुई थी, और बेटा जी जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है, इसकी हार हो गई थी। और इसीलिए क्योंकि इसकी हार हो गई थी, शासक कौन बन गया? बिना किसी दिक्कत के मैम अकबर शासक बन गया था।
और जो ये बैरम खां है बेटा, ये 1556 से और 1560 तक अकबर के संरक्षक रहे, अकबर का संरक्षक रहा। 1560 तक ही क्यों? क्योंकि भैया 1560 में ही विवाद होगा, और मैं आपको अभी बताऊंगी कि विवाद, मैंने कल बताया भी था कि इनको मक्का जाने का आदेश दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहां तक ध्यान रखना है। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई कि पानीपत का दूसरा युद्ध क्यों हुआ था। अब देखो 1556 से 1560 तक कौन है आपके संरक्षक हैं? बैरम खां किसके? अकबर के। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बैरम खां जो है उनके खिलाफ माहम अनगा, जो कि अकबर की धाय मां है, माहम अनगा ने अकबर को भड़का दिया, और अकबर माहम अनगा पर भी बड़ा विश्वास करता था। अकबर को शासन प्रशासन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है इस समय तक। अकबर को तो भी बाद में होश आएगा कि अच्छा महामनगा और उसका पुत्र ही मेरे दुश्मन है। तो जब यहां पे माहम अनगा ने कैसे भड़काया मैम, तो आप ध्यान से सुनेंगे कि माहम अनगा ने अकबर से कहा कि भाई बैरम खां तो तुमसे कुछ पूछता ही नहीं। बैरम खां किसी को भी साम्राज्य में जो है अपॉइंट कर देते हैं, किसी को भी निकाल देते हैं, कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। तो अकबर तुम शासक हो, लेकिन वो तो तुमसे कुछ पूछते ही नहीं, वो तो तुमसे कुछ पूछते ही नहीं है। तो अब ये बात सत्य भी थी। तो और बैरम खां क्यों नहीं पूछते थे? क्योंकि बैरम खां जो हैं वो अकबर के भले के बारे में ही हमेशा सोचते थे, तो वो कभी अकबर से डिस्कस नहीं करते थे, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन वो कभी भी अकबर का बुरा नहीं चाहते थे, ये बात भी उतनी ही सत्य है। लेकिन महामनगा ये बहुत अच्छे से जानती थी कि जब तक बैरम खां है अकबर का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। तो इसने सबसे पहले बैरम खां के खिलाफ अकबर को भड़काना शुरू किया, और अकबर भड़क गया। और अकबर जब भड़का तो अकबर ने बैरम खां से कहा कि या तो आप मक्का चले जाइए या आप साम्राज्य को छोड़ दीजिए, मतलब छोड़ दीजिए, मतलब आपको मक्का जाना होगा। एक तरीके से समझो मक्का जाने का आदेश दे दिया। बैरम खां समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। तो बैरम खां ने उसी समय ये बात कही कि अगर मुझे तुम्हें मारना होता या मुझे तुम्हारी जगह लेनी होती तो मैं तुम्हें उस समय भी मार सकता था जब तुम एक बच्चे थे और तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन थे। क्यों कहा बैरम खां ने ये शब्द? क्योंकि बेटा जब कोई ईमानदारी से काम करता है और उस पर उंगलियां उठती हैं तो उस व्यक्ति को दुख होता है। तो बैरम खां की मृत्यु प्यारे बच्चे जब वो मक्का जा रहे थे तो मक्का जाते समय पाटन गुजरात में हो जाती है 1561 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो बैरम खां 1560 तक संरक्षक इसीलिए क्योंकि 1561 में हो जाती है इनकी मृत्यु। लिखना बैरम खां, इनकी क्या हो गई थी? हत्या। ठीक है, 1562 में। किसने की थी? तो बेटा जी मुनीम खां नामक व्यक्ति ने, मुनीम खां नामक व्यक्ति ने, मुनीम खां नामक व्यक्ति ने। और ये मुनीम खां किसका दुश्मन था? हुमायूं का। कहा जाता है कि मुनीम खां के बेटे को हुमायूं ने मार दिया था, और उसमें हुमायूं के साथ तो भाई बैरम खां ने दिया ही था। तो इसी चीज का बदला इस मुनीम खां ने बैरम खां से लिया। और इनकी हत्या कहां पर हुई थी? लिखना मक्का जाते समय, मक्का जाते समय पाटन गुजरात में, पाटन गुजरात में इनकी हत्या कर दी गई थी। और जब इनकी हत्या हुई तो आपको मैं बता दूं कि जो बैरम खां हैं इनके बारे में आप और भी चीजें यहां पे ध्यान से सुने। बैरम खां की जो पत्नी है इनका नाम है सलीमा बेगम, सलीमा बेगम। और इनके पुत्र का नाम है अब्दुर रहीम खाने खाना। क्या है? अब्दुर रहीम इनके पुत्र का नाम है। और इस अब्दुर रहीम को खान ए खाना की उपाधि किसने दी थी? खान ए खाना प्यारे बच्चे इसकी उपाधि है, और ये उपाधि इसको अकबर ने ही दी थी।
ये इसका टाइटल है। तो इसे कहते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। और ये सलीमा बेगम जो है, इनका क्या होता है, तो लिखना बैरम खां की मृत्यु के बाद, बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने सलीमा बेगम से शादी कर ली। अकबर ने सलीमा बेगम से शादी कर ली। सोचो, बाप के समान था बैरम खां अकबर के, है ना, और उसकी बीबी से ही शादी कर ली। और लॉजिक क्या दिया अकबर ने कि अगर मैं आपसे शादी नहीं करूंगा तो फिर आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। सोचो, मतलब तुम एक सम्राट हो। अच्छा सॉरी, 1561 होगा, सॉरी बेटा, अच्छा मैंने बोला ठीक है लेकिन शायद लिख गलत दिया। 1561 में, 1561 में कह रहा है कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो तुम्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा जो कि तुम्हें मिलना चाहिए। भैया वैसे तो तुम सम्राट हो, वैसे तो तुम्हारी बातें सब मानते हैं, पर इनको सम्मान नहीं मिलेगा तुम्हारे कहने से। लगता है कहीं तक लॉजिकल चीजें लगती हैं, कहीं तक भी लॉजिकल नहीं लगती। सलीमा बेगम से शादी कर ली और अब्दुल रहीम से बोले हम तुम्हारे आज से अब्बू हैं, हम तुम्हारे पिताजी हैं आज से। तो कैरेक्टर आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये 1560 से 1562 तक अकबर पे जो प्रभाव है वो पूरी तरीके से महामनगा का प्रभाव है। और महामनगा ने अकबर को कहां फंसा के रखा हुआ है, हरम में। मैम हरम क्या होता है बेटा? हरम मुगलों के द्वारा बनाई गई एक ऐसी जगह होती थी जहां पर बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं होती थी। महिलाएं मतलब सुंदर महिलाएं, सुंदर महिलाएं होती थी। ये जो पर्दा प्रथा का सिस्टम आपके यहां पर शुरू हुआ इन मुगलों की वजह से, क्योंकि इनको जो भी सुंदर लड़की लगती या जो भी सुंदर स्त्री इनको लगती उसे उठाकर हरम में ले जाते हैं। और वहां पर हरम में जो व्यक्ति जा सकता था वो कौन होता था? या तो जा सकता था सम्राट जो कि शासक होता था, या फिर वो लोग जा सकते थे जिन्हें सम्राट की इजाजत होती थी। हर कोई व्यक्ति हरम में नहीं जाता था। ये कहा जाता है कि हरम के अंदर रहने वाली महिलाएं अगर उनको कोई बीमारी भी हो जाती थी तो डॉक्टर केवल उनका हाथ देख सकता था, उनका मुंह उनकी जीभ कुछ नहीं देख सकता था। तो हरम एक ऐसी जगह थी। और ऐसा नहीं था कि वहां पे आपकी इस मुस्लिम लड़कियां ही थी, नहीं, सब धर्म की लड़कियां जो भी इनको सुंदर लगती उनको उठा के उसमें ले जाते और वहीं पे रखते। मतलब क्या करते थे, एक तरीके से अय्याश थे ये लोग। और अकबर का शुरुआती जीवन अय्याशी में ही कटा है। 1562 तक उसे होश ही नहीं है कि उसके साम्राज्य में हो क्या रहा है। उसे तो ये लग रहा है महामनगा जो कर रही है मेरा भला कर रही है, बाकी सब बुरा। लेकिन बाद में इसे होश आएगा, और होश ये आएगा कि उसके असली दुश्मन तो महामनगा और उसका पुत्र अदम खां ही है। ठीक है, देखो यहां पे अब मैं आपको अगली डेट लिखवाने जा रही हूं, 1560 से 1562, 1560 से 1562 अकबर के शासन पर माहम अनगा, अकबर के शासन पर माहम अनगा और उसके पुत्र, और उसके पुत्र अधम खां, अधम खां का प्रभाव है, अधम खां का प्रभाव। ठीक है, तो मैम अकबर कहां पर है जब शासन ये संभाल रहे हैं? तो अकबर औरतों में बिजी है, अकबर हरम में बिजी है। तो इसीलिए इस समय को कहते हैं कि ये आपका पेटीकोट शासन है, पेटीकोट शासन, स्त्रीण शासन, हरम दल का शासन, क्योंकि अकबर यहीं तो बिजी है भैया। हरम दल का शासन, पर्दा शासन, पर्दा शासन, ये सब इसको कहा जाता है कि अकबर तो हरम में बिजी है। अकबर को होश ही नहीं है कि अकबर किस पोस्ट पे हैं। ठीक है, अधम खां है, अधम खां।
ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो महामनगा है, इसकी पुत्री का नाम है जीजी अनगा। पुत्री कौन है इसकी? जीजी अनगा। इसने भी अकबर को अपना दूध पिलाया था। और इस जीजी अनगा का एक पुत्र भी है, मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका, ये भी यहां पर जान लो कि इस महामनगा की बेटी कौन है? जीजी अनगा। इसको भी अकबर को दूध पिलाया इसने, जीजी अनगा ने। और इसके पुत्र का नाम है मिर्जा अजीज कोका। ठीक है। अब जैसे ही अकबर को पता चला कि भाई महामनगा तो सारी चाल चल रही है, 1562 में अकबर को होश आया, अच्छा मैं तो शासक हूं, मुझे कुछ करना चाहिए, ये महामनगा ही सब कुछ कर रही हैं। तो महामनगा के प्रभाव को खत्म करने के लिए अकबर यहां पे जीजी अनगा के पति को महामनगा की जगह देगा। और महामनगा की जगह जैसे ही जीजी अनगा के पति को मिलेगी तो अधम खां जीजी अनगा के पति क्या कहते हैं, जीजी अनगा के पति को ही मार देगा। रजनीश, केवल इतना नहीं बोलना होता है कि आप बोल रहे हो, जो मैं पढ़ा रही हूं, जो आपको गलत लग रहा है उसे लिख के भेजो। ठीक है। और अगर आपने ये नाम दिलवाने के लिए किया था काम, तो ये बहुत गलत काम था। ठीक है, क्योंकि ये भी एक बच्चे ट्रिक अपनाते हैं, फिर लिखते नहीं है कि क्या गलत है। वो गलत भी तो बताओ क्या गलत है। मैं तो कहती हूं आपसे कि अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, कोई भी चीज आपको लग रही है, तो आप मुझसे पूछो, मैं आपको तुरंत बताऊंगी। लेकिन इतना लिखना काफी नहीं है बेटा। ठीक है, लिखना महामनगा के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए अकबर ने जीजी अनगा के पति शमसुद्दीन अतगा खां को महामनगा की जगह दी। मतलब जो भी पावर्स महामनगा की थी वो किसको दे दी? शमसुद्दीन अतगा खां को। और ये बात किसको बर्दाश्त नहीं हुई? अधम खां को। तो ये जो अतगा खां है, इसकी हत्या किसने कर दी? शमसुद्दीन अतगा खां की हत्या कर दी अधम खां ने। और जब अधम खां ने इसकी हत्या करी तो अकबर ने अधम खां को किले की दीवार से गिरा के मार दिया। तो अतगा खां को किसने मारा? अकबर ने। सॉरी, अतगा खां को किसने मारा? अधम खां ने। और अधम खां को किसने मारा? तो आप कहोगे मैम अधम खां को मार देगा अकबर, किले की दीवार से गिरवाकर। यहां पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, लिखिएगा। तो मैम शमसुद्दीन अतगा खां की हत्या अधम खां ने, और अधम खां की हत्या 1562 में अकबर ने करवा दी। 1562 में अकबर ने करवा दी किले से फिकवा कर। ठीक है ये। और ऐसा नहीं कि एक ही बार में फेंका और मर गया, जब तक ये नहीं मरा तब तक अकबर ने इसे फिकवाया। अब भाई इसकी मृत्यु हो गई। मैं महामनगा आखिर ऐसा कर क्यों रही थी? क्योंकि महामनगा का उद्देश्य था अपने पुत्र अतगा खां को शासक बनाना, इसीलिए महामनगा ऐसा कर रही थी। इसीलिए मैं महामनगा ऐसा कर रही थी। सुधीर जी, इसका दामाद थोड़ी होगा बेटा, ये दामाद तो ये महामनगा का होगा, महामनगा ने थोड़ी मरवाया है। ये घटना जब हुई है तब महामनगा तो जेल में है। महामनगा के षड्यंत्रों का पता चलते ही अकबर उसे जेल में डलवा देता है। तभी तो मैंने लिखा है कि शमसुद्दीन अतगा खां को महामनगा की जगह दे दी।
तो अधम खां की हत्या किसने करवाई है? मैम अधम खां की हत्या अकबर ने 1562 में। और क्योंकि महामनगा के जीवन का उद्देश्य क्या था? अपने ही पुत्र को शासक बनाना। तो जैसे ही इसके पुत्र की मृत्यु होती है तो आप लिख सकते हैं कि 1562 में ही माहम अनगा की भी मृत्यु हो गई। माहम अनगा की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, ये आप ध्यान रखेंगे। महामनगा भी मर गई, अपने पुत्र के गम में ही महामनगा मर गई। ठीक है, अब अकबर को होश आ गया है, अकबर बाहर निकल गया है कि भैया हरम से भी बाहर मुझे कुछ मेरी जिम्मेदारियां हैं। तो अकबर ने क्या किया? फिर मैम अकबर ने, हम कह सकते हैं कि अकबर के द्वारा सुलह अकुल की नीति अपनाई गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सुलह अकुल की नीति किसने अपनाई? सुलह अकुल की नीति अपनाई किसने? अकबर ने। उसके अलावा इसने क्या किया? मैम अनुवाद विभाग यानी ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, अनुवाद विभाग की स्थापना, अनुवाद विभाग की स्थापना यानी ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया। और इस अनुवाद विभाग ने किस किस की स्थापना की? यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। देखो जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो सबसे पहले इस अनुवाद विभाग में महाभारत, इसका किया गया फारसी अनुवाद, फारसी अनुवाद, और करने वाला है बदायूनी, और इसको नाम दिया गया रज्मनामा। ठीक है, इसको किसने अनुवाद किया? बदायूनी ने। और इसको नाम क्या दिया बदायूनी ने? तो जो ये फारसी अनुवाद किया महाभारत का, इसको कहते हैं रज्मनामा। एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद रामायण, प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो रामायण का भी फारसी में ट्रांसलेशन किया गया। रामायण फारसी अनुवाद वो भी किया है बदायूनी ने, बदायूनी ने। ठीक है, किसके कहने पर? अकबर के कहने पर। उसके बाद में बेटा आपको मैं बता दूं, एक पंचतंत्र, पंचतंत्र इसका भी ट्रांसलेशन किया गया और उसको किया अबुल फजल ने। अबुल फजल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फारसी में ट्रांसलेशन करवाया इस अनुवाद विभाग में किसने? अकबर ने। ठीक है, अब अकबर जो है, क्यों कहा जाता है कि अकबर ने अपने समय पर बहुत अच्छे काम भी किए? तो देखो अकबर ने सती प्रथा को अपने क्षेत्र में समाप्त किया जहां तक इसका साम्राज्य था। बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। मैं लिखवा देती हूं कि अकबर के समय जो अकबर ने काम किए हैं उनके बारे में। अकबर के समय की प्रमुख घटनाएं, अकबर के समय की प्रमुख घटनाएं। अकबर के समय की प्रमुख घटनाएं देखो, आप कहोगे पहला मैम 1562 दास प्रथा, जो स्लेव सिस्टम होता था, दास प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह पर प्रतिबंध। बाल विवाह, सती प्रथा, इन सभी को अकबर ने जहां तक उसका साम्राज्य था इन पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि ये गलत है और इन सबको मेरे साम्राज्य में प्रतिबंधित किया जाए, मतलब इनको रोका जाए। यानी इसने कहा चाइल्ड मैरिज नहीं होगी, सती प्रथा प्रैक्टिस में नहीं रहेगी, और दास प्रथा यानी स्लेव सिस्टम, मैं आपको बता दूं कि पहले के समय पर दास रखे जाते थे, गुलाम रखे जाते थे। और आपको मैं ये भी बहुत अच्छे से बता दूं बेटा, दासियां भी रखी जाती थी। दासों का शारीरिक शोषण होता था, उनसे कोई भी काम यहां पे करवाया जा सकता था, कुछ भी करवाया जा सकता था। और दास एक तरीके से मान लो कि इस तरीके का व्यक्ति कि जिसे बिना पैसे के भी काम, बिना खाए भी काम, किसी भी तरीके से काम करवाया जा सकता था। तो उसने कहा यह गलत है,
ये स्लेव सिस्टम, ये दास प्रथा एकदम गलत है, इसको खत्म करो। और आपको बता दूं, दासियां भी रखी गई, उनका शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, हर तरीके से शोषण किया गया। और क्योंकि इस प्रथा से लोगों का शोषण हो रहा था, इसीलिए अकबर ने इसे बंद करने के लिए कहा था। ठीक है, तो दास प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा को इसने 1562 में प्रतिबंधित कर दिया था। अकबर ने बेटा 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त, यानी आप कह सकते हो कि जैसे इसने कहा कि जब मक्का जाने पर कोई तीर्थ यात्रा कर नहीं लगता तो हिंदुओं पर क्यों लगे। तीर्थ यात्रा क्या होती है? जो हम भगवान की यात्रा पर जाते हैं उसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। जैसे वैष्णो देवी जाना, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं आपका, और हम कह सकते हैं और भी जो तीर्थ स्थल होते हैं, मनसा देवी, चंडी देवी, यहां पर जाना कि भाई ये टैक्स नहीं लगेगा। जब मक्का जाने पर टैक्स नहीं है तो फिर बाकी जगह जाने पर भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम आगे बात करें तो इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया समाप्त कर दिया। इसने कहा कि जब मुसलमानों पर टैक्स नहीं लगता तो हिंदुओं पर भी टैक्स नहीं लगेगा, इस कर को भी समाप्त करो, ये गलत है। उसके बाद बेटा जी इसने क्या किया, 1569 से 70 के बीच फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, यह मुगलों के द्वारा स्थापित या नियोजित पहला शहर था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने 1569 से 1570 के बीच में की थी। ठीक है, 1575 में बेटा जी इसने चलाई थी मनसबदारी प्रथा। अब ये क्या होता है, बच्चा रट तो लेता है कि मनसबदारी प्रथा का संबंध जो है अकबर से है, लेकिन ये मनसबदारी प्रथा होती क्या थी ये आज तक समझ में नहीं आया। देखो, मनसबदारी प्रथा मैं आपको यहां समझाती हूं। मनसबदारी प्रथा को अकबर के समय शुरू किया गया था और ये क्या होता था, तो प्रशासन में पद होता था मनसबदार का। अब ये पद प्रशासन में कैसे मिलता था, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, इसके पास में 5000 घोड़े हैं और घुड़सवार हैं, इसके पास में 10,000 घोड़े हैं और घुड़सवार हैं। तो इसको प्रशासन में क्या किया जाएगा कि ए को बोला जाएगा भैया तुम्हें 5,000 घोड़ों की जिम्मेदारी, और इसको बोला जाएगा तुम्हें 10,000 घोड़ों की जिम्मेदारी, और यानी टोटल तुम्हें 20 की जिम्मेदारी संभालनी होगी और तुम्हें टोटल 10 की जिम्मेदारी। अब मुझे ये बताओ काम किसके ऊपर ज्यादा है, काम किसके ऊपर ज्यादा है? तो आप कहोगे मैम बी के ऊपर, बी को 20,000 घोड़ों की जिम्मेदारी संभालनी है और ए को केवल 10,000 की। लेकिन घोड़ों की इतनी वैल्यू क्यों है, घोड़ों या घुड़सवारों की इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि युद्ध के समय घोड़े और घुड़सवार ही काम आते थे। तो अकबर ने कहा कि जिसके पास ज्यादा घोड़े और घुड़सवार होंगे उसको प्रशासन में उतना ही ऊंचा पद मिलेगा। उसको क्या मिलेगा, प्रशासन में उतना ही ऊंचा पद उसको मिलेगा। तो प्रशासन में पद किस आधार पे, घोड़े और घुड़सवारों की संख्या के आधार पर निश्चित किया जाता था। तो बी की जिम्मेदारी ज्यादा है तो बी का पद भी कैसा होगा, ए से ऊंचा होगा और बी को वेतन भी ए से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी, मैम अकबर ने ही शुरू की थी। (1575) में, काजल ये नहीं है तो क्या है वो आप बता दो, फिर इतना लिखना काफी नहीं होता है कि ये नहीं है, आखिर फिर क्या है वो आप बताओ ना, आपको बताना है, केवल लिखना काफी नहीं है। ऐसी देखो वो बच्चा आया था, मैंने उससे पूछा, कुछ नहीं बस उसको नाम दिलवाना था, अपना चले गए, वो हो गया उनका काम। ठीक है,
और 1575 में ही अकबर ने क्या किया, इबादत खाने का निर्माण। 1575 अकबर ने क्या किया है, इबादत खाने का निर्माण। अब ये इबादत खाना क्या था, तो एक तरीके का चर्चा घर, इबादत खाने का निर्माण। चर्चा घर, किस चीज की चर्चा होती थी मैम, सभी धर्म गुरुओं को बुलाकर सभी धर्मों पर चर्चा करना। सभी धर्मों के गुरुओं को बुलाकर सभी धर्मों के ऊपर चर्चा करना, यह किसमें होता था, इस इबादत खाने में किया जाता था। और बेटा जी ये जो इबादत खाना था, इस इबादत खाने को 1578 में सबके लिए खोला, सबके लिए अकबर ने इसे खोल दिया। तो यहां पर सभी धर्मों के धर्मगुरु आते थे और सभी धर्मों के विषय में यहां पर चर्चा की जाती थी। इसको कहते हैं इबादत खाना। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और इसे बंद कब कर दिया, तो मैम इसे 1582 में अकबर ने बंद कर दिया। तो इबादत खाने की स्थापना कब हुई, कब सबके लिए खोला गया, और कब यहां पे अगर हम बात करते हैं इसे बंद किया गया, तो 1582 में। ठीक है, फिर बेटा जी 1579 मजहर की घोषणा की इसने, मजहर की घोषणा। मजहर की घोषणा, इसका क्या मतलब है, इसने कहा कि राजा का आदेश सभी धर्मों से ऊपर है। राजा का आदेश सभी धर्मों से ऊपर है, सभी धर्मों से ऊपर। यानी अगर राजा कोई आदेश देगा और किसी को यह लगता है कि वो मेरे धर्म के खिलाफ है, तो मैं धर्म भरम को नहीं मानता, मैं आदेश को मानता हूं। मेरा आदेश सभी धर्मों से ऊपर है। इसने मजहर की घोषणा कर दी 1579 में। ठीक है, आगे चलिए। फिर हम यहां पर मजहर की घोषणा के बाद अगर मैं आपसे बात करती हूं, तो आप यहां पे लिखेंगे कि इसने क्या किया था बेटा जी, 1580 से 82 के बीच तहशाला व्यवस्था लागू की गई थी। इसी के समय तहशाला व्यवस्था लागू, और ये किसने की थी इसके समय पर लागू, तो आप कहेंगे मैम वित्त मंत्री टोडरमल, वित्त मंत्री टोडरमल द्वारा लागू की गई थी। यही टोडरमल शेरशाह सूरी का भी फाइनेंस मिनिस्टर था। अब मैम ये दहशाला व्यवस्था क्या होती है, तो बेटा दह का मतलब क्या होता है 10 और शाला मतलब साल, यानी 10 सालों तक अकबर के समय पर सारी की जितनी भी भूमि थी, जितनी भी भूमि थी, उस जितनी उसके साम्राज्य में भूमि थी अकबर के, जितना भी उसका साम्राज्य विस्तारित था, तो कहा जाता है कि 10 सालों तक अगर हम बात करें तो उसने पूरी भूमि की पैमाइश की, कहां पर कितना, कहां से कितना टैक्स आ सकता है, कहां पर कौन सी फसल अच्छी हो सकती है, कहां से राजा को सबसे ज्यादा टैक्स मिल सकता है, कहां पर कौन सी खेती होनी चाहिए, पूरा 10 सालों तक उसने एनालिसिस किया। और इसीलिए हम कहते हैं कि अकबर के समय पर दहशाला व्यवस्था को लागू किया गया। और किसने इस दहशाला व्यवस्था को बनाया, टोडरमल ने। उसके बाद में प्यारे बच्चे 1582 में इसने क्या किया, दीन ए इलाही की घोषणा की थी। दीन ए इलाही की घोषणा, और ये एक ऐसा आपका दीन ए इलाही एक ऐसी चीज थी जिसे किसी भी धर्म का व्यक्ति अपना सकता था। इसमें सभी धर्मों के व्यक्ति इसको एक्सेप्ट कर सकते थे। तो आप लिखेंगे कि दीन ए इलाही को अपनाने वाला
एकमात्र हिंदू, एकमात्र हिंदू पता है कौन थे? एकमात्र हिंदू जो अकबर के दरबार में रहते थे, जिनका नाम है बीरबल। और इन बीरबल का प्यारे बच्चे असली नाम था महेश दास। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महेश दास किसका नाम था, तो बीरबल का असली नाम था महेश दास। और इस दीने इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित कौन थे, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके प्रधान पुरोहित तो वो थे बेटा जी अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। अबुल फजल। और इसको टोटल 19 लोगों ने अपनाया, जिनमें से 18 आपके मुस्लिम थे और कहा जाता है कि एक हिंदू थे, जिनका नाम है बीरबल। और बेटा एक चीज और ध्यान रखना, 1574-75 ये डेट रह गई मुझसे, इसमें अकबर ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। गुप्तचर विभाग की स्थापना यानी कि स्पाई डिपार्टमेंट बनाया था अकबर ने। ये हर एक शासक बनाता था क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस प्यारे बच्चे हुआ करता था। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहां तक? अब हम पढ़ेंगे अकबर के विजय अभियान। केवल विजय अभियान में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं घुसेंगे। अकबर ने कब क्या जीता ये चीजें हम केवल देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक आपके अकबर के किए गए कार्य मैंने आपको बताए। अकबर ने अपने समय पर जब उसे होश आया तो बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे और ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखो शादी करवा लो पहले तुम इनकी। शादी में बड़ा इंटरेस्ट है तुम्हें। आगे देखो, अकबर के विजय अभियान। लिखिएगा पहला 1561 मालवा को जीता। आप कहोगे मैम अकबर तो इस समय पर हरम में था तो इसने कैसे जीत लिया? तो बेटा जी नाम भले ही अकबर का होता था, ठीक है, नाम हमेशा शासक का होता था, भले ही कोई उसको जीते। तो यहां पे किसने जीता था इसको? अधम खां ने। अधम खां ने जीता था। अकबर की तरफ से कौन गया था? अधम खां। और इस समय पर मालवा का शासक कौन था? मालवा का शासक था बाज बहादुर। ठीक है, इसकी हार हो गई थी और इसकी जो पत्नी थी उनका नाम था रूपमती, और उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। रूपमती ने क्या किया? जहर खाकर आत्महत्या। क्यों की थी मैम? क्योंकि बेटा जी पहले के समय भी जब कोई किसी को हराता था तो जीतने वाले जो लोग होते थे वो महिलाओं का शोषण करते थे। तो अधम खां ने इसको जीता था, ये मुगल सेनापति था यहां पर। और जो बाज बहादुर है ना, ये तो भाग गया था। ये कहां चला गया मैम? ये भाग गया था। तो अधम खां मैम यहां पे किस हैसियत से गया था? मुगल सेनापति की हैसियत से, मुगल सेनापति बनकर गया था। ठीक है, तो अकबर ने किसको जीत लिया? मतलब अकबर का नाम क्यों आएगा? क्योंकि अकबर ही शासक है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे नेक्स्ट इसने 1561 में ही चुनार का दुर्ग जीता। चुनार का दुर्ग जीता। इसमें कौन गया था अकबर की तरफ से? तो मुगल सेनापति था आसफ खां। मुगल सेनापति आसफ खां।
दोबारा सबसे पहले बताऊं, मालवा को जीता। मालवा को जीतने कौन गया था? तो आप कहोगे मैम अधम खां गया था, और अधम खां यहां पर मुगल सेनापति की हैसियत से गया था। ठीक है, यहां का शासक उस समय बाज बहादुर हुआ करता था, और बाज बहादुर की पत्नी थी रूपमती। तो जब बाज बहादुर यहां हारा तो वो भाग गया और इनकी पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, फिर उसने 1561 में चुनार का दुर्ग जीता। चुनार का किला मैंने आपको बताया था, जिसे शेरशाह सूरी ने भी जीता था, लाड़ मलिका से शादी की थी। ठीक है, तो यहां पे जो मुगल सेनापति है वो कौन है? यहां पे कौन गया है? तो आप कहोगे आसफ खां। अभी भी आवाज नहीं आ रही है क्या? अभी भी आवाज नहीं आ रही है? हाँ बेटा, चुनार का दुर्ग कहो या किला कहो, एक ही बात है। मुझे ये बताइए अभी आवाज आ रही है या नहीं? अगर आ रही है तो थम्स अप कीजिए फटाफट। आ रही है, सही है, आ रही है। तो फिर अब क्या दिक्कत आ रही है? फिर पढ़ लो भाई। फिर कहां दिक्कत आ रही है? जब आवाज आ रही है तो फिर अब तो पढ़ लो। ठीक है, फिर उसके बाद में 1562 आमेर को जीता। आमेर के शासक को हम कहते हैं, जिसका नाम है बिहारी मल या भारमल। ठीक है, और इसने क्या किया था? स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था और अपनी बेटी जोधाबाई की शादी भी की थी। ठीक है, जोधाबाई को ही प्यारे बच्चे हरखा बाई के नाम से जाना जाता है। हरखा बाई, बच्चा कह रहा है हरखा बाई कौन थी? तो हरखा बाई इन्हीं को कहा जाता है। और अकबर से शादी होने के बाद इन्हें मरियम उजमानी कहा गया। मरियम उजमानी, ये भी इन्हीं का नाम है, जोधाबाई का। तो इन्हें हरका बाई भी कहा जाता है। मरियम उजमानी कब कहा गया? अकबर से शादी के बाद में। और बिहारी मल के एक पुत्र हैं भगवान दास। ठीक है, और इन भगवान दास के एक पुत्र हैं जिनका नाम है मानसिंह। इनके पुत्र का नाम क्या है? मानसिंह। और ये मानसिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल हुए थे। और हल्दी घाटी के युद्ध में जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, मानसिंह ही अकबर की तरफ से गए थे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब देखो यहां पे मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना। यहां पे हो गई, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। तो बिहारी मल ने क्या किया था? स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी, और अपनी पुत्री की शादी भी अकबर से की थी। और मान सिंह जी को अकबर के साथ भेज दिया था। ठीक है, आगे देखिए। ये नहीं भाई जोधा भाई, बहुत देर से कमेंट आ रहे थे जोधा बाई कब आएंगी, जोधा बाई कब आएंगी। 1564 गोंडवाना जीता। 1567-68 चित्तौड़ अभियान किया। चित्तौड़ अभियान, और जब ये अभियान किया है तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां के शासक के बारे में भी पढ़ना है। शासक थे राणा उदय सिंह जी। शासक कौन थे? आप कहोगे मैम राणा उदय सिंह जी। और इनके दो बहुत ही बहादुर सेनापति थे, जयमल और फत्ता जी। और इनकी बहादुरी के किस्से बहुत सुने होंगे आपने। क्या नाम है इनका? जयमल और फत्ता सी। जयमल और बेटा जी फत्ता, जिन्हें फतेह सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो जयमल और फतेह सिंह जी कह लीजिए या फत्ता कह लीजिए, एक ही बात है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना।
ठीक है, फतेह सिंह जी। अब ध्यान से सुनो, जब मुगल सेना ने यहां पर अभियान किया तो ये जो आपके इनके दो सैनिक हैं जयमल और फत्ता जी, इन्होंने राणा उदय सिंह जी से कहा कि आप यहां से चले जाओ, आप यहां से चले जाओ। तो राणा उदय सिंह जी बोले कि भाई मैं ऐसे कैसे चले जाऊं, कि आपको यहां से जाना होगा, क्योंकि अगर यहां मुगल सेना पहुंच गई तो वो आपको टारगेट करेंगे। आप हम पे विश्वास रखिए, हम बहुत बहादुरी से मुगल सेना का सामना करेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चे कि यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो जयमल और फत्ता ने बहुत बहादुरी से मुगल सेना का सामना किया भी। और राणा उदय सिंह जी कहां चले गए, तो राणा उदय सिंह जी इन दोनों के कहने पर जो है उदयपुर चले गए। लिखिएगा, राणा उदय सिंह जी कहां आ गए, राणा उदय सिंह जी ये आ गए मैम उदयपुर। उदयपुर आ गए और वहां पर सेना का सामना किसने किया, तो आप कहोगे मैम दो बहुत ही बहादुर सेनापति थे, जयमल जी और फत्ता जी, उन्होंने दोनों ने संभाला। अब ये जब उदयपुर आए, ठीक है, उसके बाद लिखना इनकी मृत्यु कब हुई है, 1572 में। इनके बारे में क्यों बताया मैम, क्योंकि इन्हीं के पुत्र हैं वीर महाराणा प्रताप जी, क्योंकि इन्हीं के पुत्र हैं वीर महाराणा प्रताप जी। और वीर महाराणा प्रताप जी ने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो उससे पहले मान सिंह जी ने महाराणा प्रताप जी को समझाने गए थे, तो महाराणा प्रताप जी ने कहा वो फूफा होंगे तुम्हारे, भैया हमारे नहीं हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं वो, हमारे नहीं हैं। तो राणा उदय सिंह जी उदयपुर में आए और इनकी मृत्यु कब हो गई, 1572 में। और इन्हीं के बेटे कौन है, तो आप कहोगे वीर महाराणा प्रताप जी। और आपको मैं ये भी बता दूं, महाराणा प्रताप जी और अकबर का कभी सामना नहीं हुआ। ठीक है, इनके बेटे हैं। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ वो कब हुआ होगा, तो मैम जाहिर सी बात है 1572 में ही हुआ होगा, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु 1572 में ही हुई है। ठीक है, तो इनके बेटे हैं ये। और ये आपकी वीर महाराणा प्रताप जी जो हैं, इनकी माता जयंती बाई हैं। पिता कौन है, राणा उदय सिंह जी, ये तो आप समझ ही गए होंगे। वीर महाराणा प्रताप जी के बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम था मैम कीका। क्या था बचपन का नाम, कीका। ठीक है, इनका वंश कौन सा था, किस डायनेस्टी से थे ये, सिसोदिया वंश से थे, सिसोदिया। ठीक है, इनका जन्म स्थान क्या था, कुंभलगढ़। जन्म स्थान कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। इनका घोड़ा तो मैम चेतक, और इनका हाथी राम प्रसाद। ये वही चेतक घोड़ा है जिसने महाराणा प्रताप जी की जान हल्दी घाटी के युद्ध में बचाई, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जी घायल हो गए थे। ठीक है, घायल हो गए थे। तो अब आपको पता है क्या लिखना है, आपको नेक्स्ट लिखना है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576, 18 जून 1576। अब मैं आपको बता दूं कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, इसमें एक तरफ है अकबर और दूसरी तरफ है महाराणा प्रताप जी। लेकिन अकबर इस युद्ध में साक्षात नहीं आया था। अकबर की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, अकबर की तरफ से इस युद्ध में नेतृत्व कर रहे हैं मान सिंह जी।
मान सिंह जी कौन है मैम? जोधाबाई के भतीजे, यानी अकबर इनका कौन लगता है? फूफा। हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर सेनापति कौन है? आसफ खां। सेनापति आसफ खां, ये अकबर की तरफ से हैं बेटा। और आपको मैं बता दूं, महाराणा प्रताप जी की जब हम बात करते हैं तो इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में मैम महाराणा प्रताप जी घायल हो गए थे, घायल। इनकी जान इनके घोड़े चेतक ने बचाई, इनके घोड़े चेतक ने बचाई, चेतक ने बचाई। और क्या हो गया था? चेतक ने बचाई और चेतक की मृत्यु हो गई, चेतक की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप जी को तो बचा लिया, लेकिन चेतक खुद इतना घायल हो गया था कि चेतक की मृत्यु हो गई। तो सोचो पहले जानवर भी कितने वफादार होते थे। और चेतक की जो समाधि है, चेतक, इसकी जो समाधि बनी हुई है वो बनी हुई है बलीचा में, बलीचा में। आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी की चीजें आगे की क्लास में करेंगे। महाराणा प्रताप जी की मृत्यु कब हुई? 1579 में। महाराणा प्रताप जी की मृत्यु, इनकी मृत्यु 1579 में, 1579 में। ठीक है बेटा, आज इतना ही रखते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।